Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 23rd March 2021. इसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन इन तीन हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को फांसी दी गई थी, तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो इसी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन यही है, 23rd मार्च को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस, या इसको हम बोलते हैं मार्टियर्स डे। इसी दिन फांसी दी गई थी इन तीन लोगों को। इनको मेरे को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो आर हीरो, आर रियल हीरो, जिसे हम रियल हीरो बोलते हैं, जो मूवी वाले होते हैं वो रियल नहीं है, ये रियल हीरो हैं। शहीद भगत सिंह, सहदेव और राजगुरु, इनको हुई थी, तो आप इनको याद रख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। इंक्रीज इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोविडशील्ड। तो अभी जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, अभी आपको पता होगा, उसमें पहले ये था कि आप पहले बस 1 महीना मतलब 4 से 6 वीक के अंदर लगवाइए दूसरी डोज। तो सरकार ने इसको बोल दिया है कि अब ऐसा ज़रूरत नहीं है, अब जो दूसरी डोज है वो थोड़ा लेट लगेगी, वो 1 महीने के गैप में नहीं लगेगी। तो अब उसकी अवधि बढ़ा दी है 6 से 8 वीक। तो जिनको पहली डोज लग गई है वो 6 से 8 वीक के बाद दूसरी डोज लगवाएं ऑफ कोरोना वैक्सीन। जो इंडिया में जो वैक्सीन जो चल रही है उनका नाम याद होना चाहिए, तो कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन, ये दो ही वैक्सीन है जो इंडिया में मेनली लगाई जा रही हैं। और भी हैं जैसे स्पुतनिक 5, ये पहली वैक्सीन है, याद रखिएगा, जो कोविड-19 के लिए जो सच में बनाई गई थी। स्पुतनिक 5 ये कहाँ की है? तो रशिया की है। इसे इंडिया में भी देने का शुरुआत चल ही रही है और कंपनी भी इसे ले रही है, लेकिन मेनली जो है वो यही दो हैं, कोविडशील्ड एंड कोवैक्सीन। अब 6 से 8 वीक के अंदर दूसरा डोज लगेगा। ये इसकी न्यूज़ थी, छोटी सी मैंने बता दी। आगे चलते हैं। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एकदम फैक्चुअल सवाल है। ये तो ऐसा सवाल है कि बस आपको आता है तो आप कर देंगे, नहीं आता तो आप नहीं करेंगे। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो किस किस को मिले हैं? तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका नाम, मोहनलाल स्टार्टर इज बेस्ट फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म का ये दिया है सिम्बम, जो मलयालम की है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फीमेल एक्टर जो है वो कंगना रनावत को मिला है, और बेस्ट मेल एक्टर जो है वो मनोज बाजपेयी भोसले को मिला है। मनोज बाजपेयी की मूवी थी शायद भोसले, उसको मिला है मनोज बाजपेयी साहब को। तो धनुष साहब को मिला है असुरन के लिए, जो तमिल मूवी थी, और मनोज बाजपेयी साहब को मिला है हिंदी मूवी के लिए। तो इन दो लोगों को तो मेल में मिला है, और कंगना रनावत को मणिकर्णिका जो मूवी आई थी उसके लिए फीमेल में मिला है। सपोर्टिंग एक्टर में पल्लवी जोशी को मिला है। बस ये दो मेन याद रखिएगा। बेस्ट फिल्म कौन सा है? तो ये आप नाम याद रख सकते हैं, मरकर, ये कुछ अलग नाम है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये इन सबको मिला। ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, स्पेशल जो मेल एक्टर और फीमेल एक्टर, इनका तो पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो इंडिया में दिए जाते हैं, नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, और इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ये फैक्चुअल है, आपको रटना ही पड़ेगा। ड्रिंकिंग एज 21 साल कर दी गई है दिल्ली में, तो दारू पीने वाले बच्चों को अब परेशानी नहीं होगी। तो दिल्ली ने एज घटा दी है, 25 साल हुआ करती थी, उसको घटा के अब 21 साल कर दिया है ड्रिंकिंग एज फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एब्सोल्युटली नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे लिए न्यूज़ है वो ये, जो मैं आपको रोज बता रहा था कि जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ के जो अपॉइंटेड सीएम है उसके बीच में लड़ाई रहती थी, इसीलिए नया लॉ लाया जा रहा था, जिसे लोकसभा ने पास कर दिया, जिसका नाम ये है जीएनसीटीडी, जिसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल आया था। इसमें यही प्रॉब्लम रहती थी कि सीएम कहता था कि इस केस में आप मेरी सुनो, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते थे कि आप मेरी सुनो। तो अभी जब आपको पता है कि लोकसभा ने बिल पास किया, तो इसका मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसने ज़्यादा पावर दी होगी, सीएम को तो देंगे नहीं। तो पहले क्या होता था कि 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें यह बोला गया था जजमेंट में इन्हीं दोनों के ऊपर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बात माननी ही पड़ेगी सीएम की। उनको इसका सब मतलब बात माननी ही पड़ेगी। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिफरेंस है, अगर उनको लगता है कि कोई डिफरेंस है, तब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर सकते हैं, नहीं तो उनको ये बात माननी ही माननी पड़ेगी, ये बोला गया था। लेकिन अब बिल आया तो बिल में सभी उल्टे फेर हो गया है। तो बिल में जो है सारी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ दे दी गई, जहां तक मुझे लगता है। देखिए क्या बोला गया, बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओपिनियन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी ऑब्टेन्ड बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर। मतलब ये बिल ने प्रपोज कर दिया ये चीज कि कैसा भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात ही मानी जाएगी, पूछा ही जाएगा उनसे। पहली चीज तो ये इस बिल में गड़बड़ है। दूसरा, उन्होंने बोला जहां जहां गवर्नमेंट टर्म यूज हुआ है, जहां भी गवर्नमेंट लॉ, कहीं पे भी आपका लॉ लिखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, कहीं पे भी जो भी लॉ है जहां पे भी गवर्नमेंट टर्म का यूज हुआ है, उसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब इन्होंने गवर्नमेंट को सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया कि मतलब जहां जहां गवर्नमेंट लिखा है उसका मतलब है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट की सारी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की रहेगी।
ये इस बिल ने प्रपोज करा है। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है वो इनसे पूछा जाएगा। अब ये ऐसा बोल रहे हैं, अमित शाह साहब ऐसा बोल रहे हैं कि हम वैसा कर रहे हैं जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट तो उसका एकदम अपोजिट बोलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि जब 239AA इसी के तहत हमारा दिल्ली गवर्नमेंट बना था, वो ये बोल रही है जब हमने केवल 3 ही मैटर को अलग कर सकता है, एक तो पब्लिक, एक लैंड और एक पुलिस ऑर्डर, तो इन्हीं में बस अधिकार है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर का। बाकी और जो स्टेट लिस्ट का मैटर है उसमें कैसे आप अधिकार दे सकते हो? इनका कहना एकदम सही है। और मेरे ख्याल से भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ना कि जो अपॉइंटेड लेजिस्लेटिव गवर्नर है। भाई भली कैपिटल है, यूटी है, मैं मानता हूं, लेकिन ज्यादा पावर जो है वो सीएम के पास होनी चाहिए क्योंकि वो इलेक्टेड है, उसे लोगों ने खड़ा करा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है? जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो मेरे ख्याल से इस बिल को, वो तो स्ट्रेंथ है इसलिए पास हो गया है, राज्यसभा से भी लगभग पास हो ही जाएगा। ऐसा ही इन्होंने कहाँ पे करा, ऐसा ही जो जम्मू कश्मीर में, वहां पे भी इन्होंने ज्यादा पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। लेकिन वहां इसलिए समझ में आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर इसलिए दे दी क्योंकि वहां की कंडीशन अभी स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर मिली तो सही था। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जिसको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए वो है दिल्ली गवर्नमेंट, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन जैसा बिल आया हमें सबको मानना पड़ेगा। अब ये बिल जो होगा देख लीजिएगा, सुप्रीम जब पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, उसके बाद इसे चैलेंज किया जाएगा इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट रेफर करेगी 2018 का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट, और फिर इसको नल एंड वॉइड भी घोषित किया जा सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकते, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। यही होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी थी मैंने आपको बता दी डिटेल में न्यूज़। आगे चलते हैं। हाँ, अपने लिए जो काम का है फैक्चुअल, वो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली गवर्नमेंट बना था अंडर 239AA, ये आर्टिकल है। ये दो चीज़ याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑफ जजेस क्लोज प्रोब एंड द बार ओमरेटा। तो इसमें क्या है, अभी आपको पता है हमारे सीजीआई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बोबड़े साहब, वो रिटायर हो जाएंगे, उनका 1 महीने का कार्यकाल बचा है। तो अब नए सीजीआई को अपॉइंट करने की बात चल रही है। मैं आपको कल भी समझा रहा था। तो जो सीनियरिटी के बेसिस पे अब उनका नंबर है, उनका नाम है एनवी रमन्ना। अगर सीनियरिटी के बेसिस पे बनाया जाएगा तो एनवी रमन्ना साहब को बनाया जाएगा, जो ज़्यादातर चांस यही बनेंगे। तो ये बोल रही हैं कि जो आपके काम का है वो तो बस यहाँ एक चीज़ है जो यहाँ लिखी थी, मास्टर ऑफ द रोस्टर। हु इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द रोस्टर? ये एग्जाम में सवाल आ चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा था कि किसको बोला जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर। तो याद रखिएगा सीजीआई जो होता है, सीजीआई जो होता है उसको हम, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट, उसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। इसका मतलब क्या होता है कि सीजीआई के पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा केस किसके पास जाएगा। भली ये जो एडिटोरियल में तो ये लिखा गया है कि हम अगर एनवी रमन्ना साहब को हम सीजीआई बना देते हैं, और सीजीआई इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं रमन्ना साहब के ऊपर कि इन्होंने ऐसा गलत करा, वो करा, तो ये तो मास्टर ऑफ द रोस्टर बन जाएंगे। तो अपना केस किसी और को क्यों देंगे, अपना केस अपने आप ही सुन लेंगे। तो ये जो एडिटर है वो तो ये लिखना चाह रही है, अपने काम का इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने काम का है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सीजीआई के पास ये पावर होती है कि वो चाहे कोई भी केस हो वो किसको देना चाहता है, भली सीनियरिटी के बेसिस पे देना चाहता हो, भली कैसे भी देना चाहता हो। तो ये सारी पावर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है कि ये इंपॉर्टेंट केस है तो इस जज को देना चाहिए, कम इंपॉर्टेंट केस है तो इस जज को देना चाहिए, ये मेरा केस है तो मेरे को खुद करना चाहिए या किसी और को देना चाहिए। ये सारी पावर जो सीजीआई के पास है। तो अब जो मास्टर ऑफ रोस्टर का कौन होता है, तो सीजीआई होते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा नोट फॉर बिल टू इंक्रीज एफडीआई इन इंश्योरेंस। मैं आपको ये रोज बता ही चुका हूँ, ये इसके लिए अब एक और बिल आ गया। अब तो चक्कर क्या है ना कि एक तो इसीलिए कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन होता है ना, वो अच्छा रन कब कर सकता है, कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन अच्छा रन तभी करता है जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो। विदाउट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी अच्छा रन नहीं कर सकता। लोग पहले सोचते थे जब हम देश आज़ाद हुआ था कि देश आज़ाद लगभग मतलब 1999 और 2000 के करीब जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब ऐसा लगता था कि काश स्टेबल गवर्नमेंट होती तो अच्छे से बिल पास होते। लेकिन वही सरकार इसलिए अच्छी थी क्योंकि वो उसमें अपोजिशन बहुत तगड़ा था। जो रूलिंग पार्टी थी उसको भी कहीं ना कहीं ये डर रहता था कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो अपोजिशन हमारे लिए खड़ा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी अपोजिशन तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका है क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो अब कोई भी बिल आता है तो वो एकदम पास हो जाता है। बिल पास मतलब अगर बिल के फॉर्म में पास नहीं होगा तो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास हो जाएगा या ऑर्डिनेंस के फॉर्म में पास नहीं होगा तो मनी बिल बना के पास होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे पास हो सकता है बिल। लेकिन ये क्यों पास हो जाता है इतने आसानी से? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है। मैं किसी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बात हो रही है। अभी जो ये न्यूज़ है उसका मतलब ये है कि हम एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी हमारा केवल 49% जो पैसा था वो
इतना तक ही लिमिट थी जो हम बाहर से ले सकते थे। एफडीआई का मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं हम एफडीआई। तो इसको बढ़ा के ये लोग 74% करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी पास मतलब नोट बिल कर दिया है, अब देखिए जब लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ये शायद मेरे को लगता है कि मनी बिल के फॉर्म में ही पास करेंगे इसे, इतना अब जो भी हो। अपना एक चीज़ तो ये हो गई, एक चीज़ और याद कर लीजिए जो मैं रोज़ बता रहा हूँ, जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में भी इन्होंने 74% की एफडीआई लिमिट अलाउ कर रखी है। ये एक और चीज़ है। मैं इसीलिए आज आपको बैलेंस पेमेंट बता देता हूँ, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। रोज़ एफडीआई एफआईआई आपको भी नहीं समझ में आता क्या हो रहा है, तो आज मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ बैकग्राउंड। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ये फुल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फुल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ज़्यादातर इससे सवाल बन ही जाता है। इन एक ही चार्ट, ये दोनों सेम ही चार्ट हैं, अलग मत समझिएगा, दोनों सेम ही चार्ट हैं, अलग नहीं है। देखिए हमारे पास दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किसे बोलते हैं? जो छोटे टर्म के लिए अकाउंट बनाया जाता है, मतलब साल डेढ़ साल के लिए जो छोटे टर्म के लिए अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम करंट अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो लंबे टर्म के लिए बनाया जाता है, जो लंबे समय के लिए बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो दो तरह के अकाउंट होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये हमारा करंट अकाउंट है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या आता है? जब हम गुड्स में ट्रेड करते हैं या सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, तीन ही चीज होती है, गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर इनमें हम ट्रेड करते हैं तो ये आता है हमारा करंट अकाउंट का पार्ट। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो लंबे समय के लिए होता है। तो कैपिटल अकाउंट में आते हैं हमारे ये एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या एक्सटर्नल असिस्टेंट या डिपॉजिट या बोरोइंग या अदर फ्लोस। तो ये सब आते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो आपको बस डिस्टिंक्शन याद होनी चाहिए कि क्या करंट अकाउंट में आता है, क्या कैपिटल अकाउंट में आता है। डायरेक्ट चार ऑप्शन देके वो आपसे एक चीज पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। अब देखिए मैं इनको और डिटेल जो है वो इसमें यही का डिटेल है, कुछ अलग नहीं है। विजिबल क्या होता है? जो देख सकते हैं, जो टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल। तो जो गुड्स में ट्रेड होता है, किसी सामान के रूप में ट्रेड होगा, तो सामान हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल्स। तो ट्रेड ऑफ गुड्स जो होता है वो विजिबल्स में आता है। इनविजिबल में क्या आता है? सर्विसेज। जैसे हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको हम टच कैसे करके देखेंगे? तो वो इनविजिबल। इनकम कैसे देख सकते हैं किसकी कितनी है? इनकम। ट्रांसफर क्या होता है? जैसे कोई बाहर विदेश में आदमी रह रहा है इंडिया का ही, एनआरआई मान के चलिए, तो वो इंडिया में जब पैसा बेचता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर्स। तो नेट इनकम ट्रांसफर भी बोल देते हैं इसको हम, नेट इनकम ट्रांसफर। हाँ, तो ये हमारा होगा करंट अकाउंट पार्ट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जहां भी बात हो रही है एफडीआई की और एफआईआई की। एफआईआई और एफपीआई लगभग सेम होता है। एफपीआई को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आई और पी का मतलब लगभग सेम है, पोर्टफोलियो या इंस्टीट्यूशन एक ही बात। फिर लोन सोवरन लोन मिलता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? ईसीबी का मतलब, जैसे मान के चलिए कि अमेरिका की कोई बैंक है, वो सस्ते ब्याज दर पे, मान के चलिए इंडिया की बैंक है, वो तो आपको जो लोन दे रही है वो 12% की ब्याज पे दे रही है, और जो अमेरिका की बैंक है वो मान के चलिए आपको 5% या 6% पे आपको ब्याज पे वो लोन पे ब्याज दे रही है। तो इंडिया के लोग क्या करते हैं कि बाहर की बैंक से, अमेरिका की बैंक से लोन ले लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब ये गवर्नमेंट भी ले सकती है, कोई नॉर्मल पर्सन भी ले सकता है, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं वो। और बैंकिंग कैपिटल भी होता है। सोवरन लोन मतलब ये क्या होता है कि ये इसका अपोजिट कर लीजिए एकदम, कि इंडिया में सस्ता है या इंडिया में हमारा इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, तो विदेश के लोग क्या करते हैं कि इंडिया की बैंक्स में अपना पैसा डाल देते हैं ताकि उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। तो ये थोड़ा होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मैंने डिटेल में बता दिया। और आपको छोटा सा एफडीआई और एफआईआई और समझा देता हूँ। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता देता हूँ। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डालते हो तो इसमें आपको मशीनरी लगानी पड़ेगी, आपको यहाँ के लोगों को जॉब देना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम एफडीआई। यही चीज़ ये लिखिए कि अगर आप एफडीआई के थ्रू पैसा लाएंगे तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, यहाँ की मार्केट मैनेजमेंट, यहाँ लोगों को जॉब्स देनी पड़ेंगी, इसको हम बोलते हैं यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हम एफडीआई, इसीलिए लॉन्ग टर्म होता है। फिर एफडीआई फ्लोज इनटू द प्राइमरी मार्केट में फ्लो होता है, इसकी एंट्री एग्जिट उतनी ही डिफिकल्ट है, ये छोटी सी इसमें डिफरेंस है। इसका एकदम अपोजिट क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तो कुछ नहीं होता है। एफडीआई का मतलब ये है कि आज के लोगों ने शेयर मार्केट में खूब सारा पैसा लगा दिया और कल को अगर उन्हें गलती से भी ऐसा अगर रूमर भी फैल गया
कि मार्केट डूबने वाला है, कुछ होने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, एकदम से अपना पैसा खींच लेते हैं एफआईआई। तो इसीलिए जो होता है ये एफआईआई को अच्छा नहीं माना जाता है। एफआईआई जो है वो सेकेंडरी मार्केट में लगाया जाता है। अभी आपको डिफरेंस नहीं पता होगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये अपना एक अलग टॉपिक है फिर इकोनॉमिक्स का, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये एकदम ही अलग, मतलब इतना ही जितना मैं भी आपको समझा रहा हूँ इतना ही सारा है, बहुत सारा है। तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, तो अगर आपको इच्छा है कि मैं भी इकोनॉमिक्स थोड़ा डिटेल में और जाऊं तो मैं को कमेंट्स बताइएगा, तभी मैं प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये थोड़ा डिटेल का टॉपिक है इकोनॉमिक्स का पार्ट, ये रिलेटिवली इजी होता है। वही देखिए यहाँ पे लिख रहा है, अगर थोड़ा सा भी रूमर फैल गया, टेंड्स टू बी स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब यही होता है कि रूमर फैला देते हैं लोग। जैसे चाइना वाले हैं, वो चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डूब जाए, तो वो क्या करेंगे, रूमर फैला देंगे कि इंडिया में ऐसा अभी ये होने वाला है, वो होने वाला, अपना सारा पैसा खींच लीजिए। तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे अपना सारा पैसा खींच लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अपना मार्केट जो है वो क्रैश हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एफआईआई। हमेशा एफडीआई अच्छा माना जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एफआईआई। क्यों? क्योंकि एफडीआई में जब पैसा आता है तो वो निकालना बड़ा मुश्किल है, रूमर फैलेगा भी या कुछ होगा तो एकदम से पैसा कोई नहीं खींच सकता। लेकिन एफआईआई में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी गलती से भनक भी लग गई तो भी लोग पैसा खींच लेते हैं, इसीलिए एफडीआई को अच्छा माना जाता है, एफआईआई को नहीं। इसीलिए एफआईआई को हम ओवरनाइट मनी भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ओवरनाइट मनी किसे बोलते हैं, तो एफआईआई को बोलते हैं। ओवरनाइट मनी का मतलब क्या होता है कि रातों रात लोग पैसा खींच लेते हैं, ओवरनाइट मनी। तो ये हो गया। और वैसे भी हमारे यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि मान के चलिए, एक सेकेंड, हाँ, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि हमने पैसा डाला और उसको हम तुरंत कन्वर्ट कर लें या तुरंत खींच लें जब हमें ज़रूरत हो, तो वो इंडिया में फुल नहीं है। थोड़ा पैसा आप खींच सकते हो, जैसे मान के चलिए हमने एफडीआई में 100 रुपीज़ लगाया, अब हम चाहते हैं कि हम इस पैसा को खींचना चाहते हैं, तो एकदम से नहीं खींच सकते। फुल हमारे करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं इसे। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एक टर्म होता है कि हम जब चाहें उस पैसे को, इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रख सकें, तो वो चीज़ नहीं होती है एफडीआई में। इसीलिए एफडीआई जो है वो सेफ माना जाता है बजाय एफआईआई के। तो ये छोटी सी क्या, बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। अब आप कभी भूल नहीं सकते हैं। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या जिसको और डिटेल में कुछ और इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ना हो, आपको टॉपिक्स भी लिखा करिए आप कमेंट्स में कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तब मैं थोड़ा थोड़ा वो भी कवर कर दूंगा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एचयूरी सीक्स 100% वीवीपीएट ईवीएम टेलिंग। अपने काम का कुछ नहीं, अपने काम का ये बस दो टर्म है, वीवीपैट और ईवीएम। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि आजकल मैंने देखा है फुल फॉर्म से भी सवाल बन रहा है। तो ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं, और जो वीवीपैट है, ऑलरेडी वीवीपैट की तो कहीं पूछी जा चुकी है, मेरे को ये नहीं पता किस एग्जाम में पूछा है। वीवीपैट का ऑलरेडी एग्जाम पूछ चुका है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखिएगा वोटर वेरीफाइबल, वोटर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइवेबल, वेरीफाइवेबल ही बोलते हैं, हाँ। और क्या बोलते हैं, पेपर ऑडिट ट्रायल। कुछ नहीं होता, एक मशीन होती है जो आप वोट डालते हैं, उसमें उसी जिस पार्टी को आपने वोट डाला उसका फोटो बन के एक स्लिप प्रिंट हो जाती है, और वो बाद में काउंटिंग आप कर सकते हैं टैली करने के लिए। तो ये दो चीज़ होती हैं, वीवीपैट और ईवीएम। एक सवाल ये होता है कि ईवीएम का फर्स्ट यूज़ कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा केरल में यूज़ हुआ था। एक ये सवाल होगा कि वीवीपैट का फर्स्ट यूज़ कहाँ हुआ था, वीवीपैट का फर्स्ट यूज़ जो हुआ वो नागालैंड में हुआ है। ये एक सवाल होगा। एक ये सवाल बन सकता है कि ईवीएम और वीवीपैट का एक साथ यूज़ कहाँ हुआ था, तो एक साथ यूज़ मिजोरम में हुआ था। तो तीन सवाल हैं जो इससे बन सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया जो भी इससे सवाल बन सकता है। आगे चलते हैं। गांधी पीस प्राइज फॉर मुजीबर एंड सुल्तान कबूस, ये एकदम फैक्चुअल सवाल है, जैसे हमने वो अभी नेशनल फिल्म फेस्टिवल पढ़ा था वैसे ही ये। तो मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान है, जिन्हें हम फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहते हैं, और सुल्तान कबूस, सब सुल्तान कबूस कैसे बोलेंगे, ये सुल्तान है ओमन के। तो इनको गांधी पीस प्राइज मिला है इन 2019 के लिए, और शेख मुजीबुर रहमान जो आपको मिला है 2020 के लिए। तो दोनों का आप याद रखेंगे, अभी मिला है दोनों को गांधी पीस प्राइज। याद रखेगा गांधी पीस प्राइज ये कल्चर मिनिस्ट्री देती है, इसमें करीबन 1 करोड़ रुपया देती है, और एक हैंडीक्राफ्ट देती है, हैंडीक्राफ्ट, ये दो चीज़ मिलती हैं। तो इन दोनों को 1-1 करोड़ और एक हैंडीक्राफ्ट मिलेगा। याद रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम फादर ऑफ बांग्लादेश कहते हैं, और एक सुल्तान है, सुल्तान ऑफ ओमान, फॉर्मर है मतलब पुराने हैं, लेट दोनों ही की डेथ हो चुकी है, तो दोनों को आफ्टर डेथ मिल रहा है या प्रोथमेशली बोल रहा है सुल्तान कबूस। इन दोनों को कल्चर मिनिस्ट्री दे रही है 1 करोड़ का मतलब प्राइस दे रही है। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। कल मैंने आपसे पूछा था रिट पिटीशन, तो आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट का, 226 जो हाई कोर्ट का है, तो इन दोनों के तहत दिया जाता है। ये मैंने आपसे कल पूछ चुका हूँ, कोई बात नहीं, आपने सबने आंसर दिया। फिर भी 17 कमेंट थे टोटल,
देखी करीबन 500-600 लोगों ने वीडियो है, लेकिन टोटल 17 कमेंट्स आए। तो मेरे को आइडिया लग गया कितने लोग इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे। कोई बात नहीं, जो भी देख रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। सो आज की इंस्टाग्राम में सोच रहा हूँ मैं क्या ही क्वेश्चन पूछूं, जब लोग आप आंसर ही नहीं देते, तो मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जो चाहे मेरे से को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय।